मैं लड़कों को लिए थोड़ा अच्छा बोलती हूँ और अच्छा सोचती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला कोई आइडिया नहीं है। मैं रील स्क्रॉल करती गई, स्क्रॉल करते करते 2 घंटे हो गए। टाइम मेरी मम्मी मेरे ऊपर बहुत भरोसा करती है। जा बेटा, एक तो तू घर से निकलती नहीं है, घर से निकलेगी भी तो 2-3 महीने पे एक बार तो जा, जी ले अपनी जिंदगी। मैं स्टेशन पे खड़े होकर 10 घंटे भले वेट कर लूंगी, लेकिन मैं फास्ट ही पकड़ूंगी। मेरे आंखों के सामने से ना जाने कितने स्लो निकल जाएंगे, लेकिन मैं आधे घंटे बाद वाला ही पकड़ूंगी। मैं तो बुक पढ़ती हूँ, तुम भी बुक पढ़ा करो, मत चलाया करो फोन। अब बांद्रा स्टेशन पहुंचने के बाद मुझे जाना था बैंड स्टैंड, मन्नत, हाँ वही शाहरुख खान के घर के पास। इसके बाद वो मेरे थोड़ा सा करीब आया, मुझे लगा कि शायद कुछ हुआ हो, मैं थोड़ा सा हट गई, उसका हाथ मेरे कंधे पे आया। फिर मुझे लगा कि नहीं, तेरे लिए नॉर्मल है, मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं लेकर आई हूँ अपनी एक स्टोरी जो अभी कुछ महीने पहले मेरे साथ हुई है, जो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। हाँ, मैं समझ ही नहीं पाती कि जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा फेवरिंग करती हूँ, मैं लड़कों को लिए थोड़ा अच्छा बोलती हूँ और अच्छा सोचती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला कोई आइडिया नहीं है। मैं सुबह में उठी और सुबह उठते ही मेरा सबसे पहला रूटीन है कि मैं सबसे पहले स्क्रॉलिंग करती हूँ। और सुबह मैं 10 बजे उठती हूँ, क्योंकि मैं रात के 3 बजे 4 बजे सोती हूँ। रात में मेरे पास बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि कल मैं क्या करूँगी, लेकिन जैसे ही सुबह होता है फिर मेरा सुबह वैसे ही होता है, कुछ नहीं कर पाती हूँ। जैसे शाम होती है तब तक मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। फिर रात में मेरे दिमाग में आता है कल की प्लानिंग को लेकर, फिर सुबह वैसे ही बकवास जाती है। ये डेली का काम है मेरा। तो मैं उस दिन भी सुबह 10 बजे उठी और सबसे पहले मेरे हाथ में आता है मेरी मम्मी का फ़ोन, और फ़ोन में सबसे पहले मैं देखती हूँ अपना वीडियोस, हाँ, कि कितने व्यू गए, अच्छे गए कि नहीं गए। इसके बाद से मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग स्टार्ट होता है, अगर वीडियो अच्छे नहीं गए हैं तो अब मुझे कौन सा ऐसा कंटेंट देना है, कितना अच्छा कंटेंट दूँ कि लोगों को पसंद आए, लोगों को खुशी मिले, उससे उन्हें कुछ सीखने को मिले। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा दुखी हूँ। मैं रील स्क्रॉल करती गई, स्क्रॉल करते करते 2 घंटे हो गए। टाइम का कोई पता नहीं, ऐसे ही निकल ले जा रहे टाइम। फिर 2 बजे मुझे अचानक से याद आया, जब मेरी मम्मी मेरे ऊपर चिल्ला रही थी कि ब्रश नहीं की है, नहाई नहीं है, कुछ खा ले कुछ खा ले, और मुझे सुनाई नहीं देता है। मैं अपनी दुनिया में खोई रहती हूँ, डिल्यूजन में खोई रहती हूँ, और मैं सोचती हूँ कुछ नहीं, लाइफ ऐसी ही तो चाहिए, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, एकदम बिंदास वाला। लेकिन फिर भी टेंशन बहुत रहती है कि क्या कर रही हूँ लाइफ में, क्या मुझे मेरी लाइफ से यही चाहिए था? नहीं, मम्मी मेरी जो कि हॉल में है और मैं बेडरूम में हूँ, मम्मी मुझे फ़ोन करती है और बोलती है ब्रश कर ले, कुछ खा ले। फिर मैं घड़ी देखती हूँ, फिर मुझे याद आता है अरे ये तो 2 बज गए हैं। फिर मैं जल्दी जल्दी उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, तुरंत नहाती हूँ। 2 मिनट लगे नहाने में, मैं नहाकर बाहर निकली, खाना वाना खाई, फिर से टेंशन शुरू कि अब क्या करना है, अब मैं पूरा दिन क्या करूँगी, वीडियो बनाना है, कंटेंट नहीं है, सोचो सोचो कुछ सोचो। फिर मेरे दिमाग में आया ख्याल कि मैं बाहर घूमने जाती हूँ, मैं लोगों को ऑब्जर्व करूँगी, इसके बाद निकालूंगी कंटेंट। मेरा दिमाग बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ चलता है। इसके बाद मैं तैयार हुई इंडियन ड्रेस में, अब मैं बाहर निकल रही हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। मम्मी ने मेरे से पूछा कहाँ जा रही है, मैंने बोला ठीक है कहीं जा रही हूँ, आ जाऊँगी 1-2 घंटे में। मेरी मम्मी मेरे ऊपर बहुत भरोसा करती है। जा बेटा, एक तो तू घर से निकलती नहीं है, घर से निकलेगी भी तो 2-3 महीने पे एक बार तो जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। मम्मी का ये वाला एटीट्यूड रहता है। हाँ, मैं अपने साथ में एक कॉपी लेकर जाती हूँ हमेशा, ताकि मेरे दिमाग में कुछ आए तो मैं इसको लिख सकूँ। मुझे फ़ोन पे लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं अपने साथ में एक बुक रखती हूँ। जब मैं लोकल में जाऊँगी तो मुझे टाइम मिलेगा 1 से 2 घंटे का, अब मैं उसमें क्या करूँगी, बुक रीड करूँगी। ये हर बार की प्लानिंग होती है, लेकिन कभी मैंने एग्जीक्यूट किया हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं ट्रेन के लोगों से भी गपशप करने लगती हूँ, बस लड़कियों से, औरतों से। जो ओवर कॉन्फिडेंट लड़कियाँ रहती हैं उनसे मेरी बात करने में फटती है, नहीं कर पाती हूँ मैं घर से निकली, इसके बाद स्टेशन पहुंची। अब मुझे लोकल तो पकड़ना है, लेकिन मैं फास्ट ट्रेन पकड़ूंगी, मैं स्लो ट्रेन नहीं पकड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे अपना टाइम बचाना है। मैं स्टेशन पे खड़े होकर 10 घंटे भले वेट कर लूंगी, लेकिन मैं फास्ट ही पकड़ूंगी। मेरे आंखों के सामने से ना जाने कितने स्लो निकल जाएंगे, लेकिन मैं आधे घंटे बाद वाला ही पकड़ूंगी, लेकिन मैं फास्ट पकड़ूंगी। हाँ, इस कदर मुझे मेरी टाइम की वैल्यू है, इस कदर मुझे मेरे टाइम के लिए इतना ज़्यादा टेंशन रहता है कि फास्ट ही पकड़ना है, भले से फास्ट 1 घंटे बाद ही आए। हाँ, यही होता है। आधे घंटे बाद फास्ट आती है, क्योंकि दोपहर के टाइम में फास्ट कम चलता है, स्लो ज़्यादा चलते हैं। आधे घंटे बाद फास्ट ट्रेन आती है और मैं फास्ट ट्रेन में बैठ जाती हूँ। इसके बाद मैं अपना कॉपी निकालती हूँ और मैं सोचती हूँ मैं क्या लिखूँ, नहीं समझ में आया, मैं अपनी कॉपी अंदर रखती हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया नहीं मैं पढ़ती हूँ। पढ़ना का मतलब ये नहीं था कि मैं सच में पढ़ती हूँ, या फिर मुझे वो बातें समझ में आती हैं अगर मैं जितना अकेले में पढ़ूँ तो। ट्रेन में जब मैं पढ़ती हूँ तो ऐसा दिखाना रहता कि हाँ मैं बुक पढ़ती हूँ, और मैं इस टाइप के बुक पढ़ती हूँ, नॉवेल्स पढ़ती हूँ, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां किसी की तरफ नहीं अट्रैक्ट होती हैं, और मैं लड़की के कोच में बैठकर बुक पढ़ रही हूँ। हर कोई मुझे देख ही रहा था, हर कोई यही सोचेगा कि दिखा रही है बंदी। उस टाइम मेरे भी दिमाग में यही चलता है, मैं तो बुक पढ़ती हूँ, तुम भी बुक पढ़ा करो, मत चलाया करो फ़ोन। ये एटीट्यूड था मेरा। फिर 2 आंटी रहती है, दोनों आंटी अपने घर के बारे में बात कर रही थी।
फिर मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ। मैं बहुत ईजिली घर के मैटर में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, बहू के मैटर में, बेटी के मैटर में। बहुओं को कैसे रहना चाहिए, बेटी को कैसे रहना चाहिए, वो तो अलग बात है, जब मैं ससुराल जाऊँगी तब पता चलेगा कि कैसे रहना चाहिए। लेकिन अभी मैं आंटी को सिखा रही होती, एक अच्छी लड़की बनकर दिखा रही होती है। नहीं आंटी, आपकी बहू अगर ऐसा कर रही है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आंटी को सिखा रही थी कि आंटी आप अपनी पूरी जिम्मेदारी अपनी बहू को दे दो, अब सब उसके हाथ में है, आप एकदम मुक्त रहो, जो भी डिसीजन लेना वो ले, आपको बस खाने पहनने से मतलब है, घूमने से मतलब है, जिम्मेदारियाँ सौंप दो। बहुत ढेर सारी बातें हुई। फिर आंटी ने बताया नहीं बेटा, बहू हमारे साथ रहती ही नहीं है, शादी के बाद वो मायके जाकर बैठी है, वो आना ही नहीं चाहती है, उसे अब लड़का नहीं पसंद है, वो बोलती है कि हमें लड़का नहीं पसंद है। मुझे अब मिला यहाँ पे कंटेंट, यही तो कंटेंट चाहिए था मुझे। मैंने धीरे से अपना फ़ोन निकाला, अब मैं उस पर टाइप करके भेज रही हूँ अपने दोस्त को कि ये कंटेंट है, ये बनाऊंगी मैं। आंटी से बड़ी अच्छे से बात हुई, काफ़ी देर तक बात हुई, यही बहू बेटी, उनके बेटे कैसे, उनकी बहू कैसी है, इनकी बहू कैसी है, हमारी भाभी कैसी है। मैंने सारा एकदम गाथा गा डाला, एकदम तारीफों के पुल बात दी अपनी फैमिली का। ना मेरी भाभी सौ सोना है, आंटी आप में ही प्रॉब्लम होगा, ऐसा मैं दिखा रही थी उस टाइम, क्योंकि मैं प्रिटेंड करती हूँ लड़कियों को ज़्यादातर। जब उनके बारे में बात आती है मेरा एक अलग सा नेचर निकल कर आता है। जब कोई कहेगा ये चीज़ें सही है, मैं ठीक उसके अपोजिट में चली जाती हूँ और मैं फिर उसका सपोर्ट करती हूँ। मैं सामने वाले का कभी नहीं सपोर्ट करती, ये मेरी सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, फिर कैसे भी करके मैं पहुंची बांद्रा स्टेशन। हाँ, दादर से बांद्रा स्टेशन। अब बांद्रा स्टेशन पहुंचने के बाद मुझे जाना था बैंड स्टैंड, मन्नत, हाँ वही शाहरुख खान के घर के पास। मुझे शाहरुख खान के घर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे जाना है बैंड स्टैंड। मुझे वहाँ का माहौल, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की ठंडी हवाएं, वहाँ की लाइटिंग, वहाँ का शाम बहुत पसंद है। तो मैंने डिसाइड किया मैं जाऊँगी बैंड स्टैंड। वहाँ पे इसके बाद ढेर सारे ऑटो वाले आएंगे जो बोलेंगे मैडम आइए हम आपको आपकी डेस्टिनेशन तक छोड़ दें। तो ऐसे में मुझे भी ढेर सारे लोगों ने बोला कि मैडम आप क्यों आपके डेस्टिनेशन तक छोड़ देते हैं। मैडम ने एक ऑटो वाले का हाथ पकड़ लिया, बोला चलो भैया आप ही छोड़ दो। और मैं वैसे तो बहुत सीधी सादी एकदम साई नेचर वाली लड़की हूँ, जिसे कोई कुछ भी बोल के चला जाए तो बस वो देखेगी और सोचेगी, रोने लगेगी, ये वाला हालत है मेरा। फिर मैं जाकर ऑटो में बैठ जाती हूँ। फिर कुछ देर के बाद एक लड़का आता है, वो भी बैठता है, भोलू सा, घटिया सा बोल सकती हूँ मैं उसको, पहले नहीं पता था, बाद में पता चला मुझे ये बात। फिर अंकल जी और भी सवारियों को ढूंढते हैं कि और भी लोगों को लाऊं। इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने डेस्टिनेशन तक, क्योंकि वो शेयरिंग ऑटो था और इसके लिए लोग चाहिए ही थे उसको। फिर मेरा खुरापात दिमाग काम करना स्टार्ट किया। उसने बोला कि देखो अर्चना तुम बहुत पहले से लेट हो और तुम्हें बैंड स्टैंड जल्दी पहुंचना चाहिए, जिससे तुम लोगों को ऑब्जर्व कर सको, कुछ अपनी बातें जो तुम्हारे दिमाग में टेंशन चल रहा है उस सबसे बातें कर सको। इसके लिए तुम्हें थोड़ा पहले जाना चाहिए, कम से कम तुम 2-3 घंटे खुद के साथ इंजॉय करो। ये मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर मैंने उस लड़के से बोला, मैंने बोला मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कि मैं उस लड़के पे ट्रस्ट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता वो लड़का कौन है, कैसा लड़का है, किस टाइप का लड़का, क्या सोचेगा। नहीं, मैं सब पे बहुत जल्दी भरोसा करती हूँ। मुझे सामने वाले पे 100% ट्रस्ट है कि ये सामने वाला बंदा अच्छा ही है, ये मेरे साथ कुछ नहीं करेगा, गलत सोच ही नहीं सकता, एक तो वो भोदू सा। फिर मैंने उससे बोला कि चलो टैप करते हैं। उसने बोला ठीक है टैप करते हैं, क्योंकि मुझे पैसे भी बचाने थे, दिमाग में तो मेरे पैसे चल रहे थे कि मेरी सबसे बड़ी गलती, हाँ मैं 40 रुपये बचाने के लिए कुछ भी कर जाती हूँ, बाद में मुझे रिग्रेट होता अपनी चीज़ों पे कि यार मेरा कितना गंदा डिसीजन था। उसने बोला ठीक है चलेगा। फिर हम लोगों ने कैब किया, कैब में ऑटो था ना कि कार वाला कैब था। हाँ, इसके बाद कैब में गए, बैठा। इसके बाद वो मेरे से ढेर सारा क्वेश्चन करता, तुम मॉडल हो क्या, तुम हीरोइन हो क्या, ये वो, मतलब मैंने खुद को इस तरह कैरी किया था। मैंने बोला नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, मेरा ये कहना मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। उसके दिमाग में पता नहीं क्या गया। इसके बाद वो मेरे थोड़ा सा करीब आया, मुझे लगा कि शायद कुछ हुआ हो, मैं थोड़ा सा हट गई। इसके बाद उसका हाथ पीछे जाता है। इसके बाद मुझे लगा कि शायद हाथ में पेन हो रहा होगा, या फिर लोग करते हैं कंफर्टेबल करने के लिए खुद को, तो मैं थोड़ा सा सीट के आगे हो गई। मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं था कि उस बंदे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसका हाथ मेरे कंधे पे आया। फिर मुझे लगा कि नहीं ये बंदा हरामखोर नहीं और भी बड़ा माँ, हाँ वही MC है। मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहे थे। मैंने उसको बोला ये हटा तू, हाँ ये बोल रही हूँ मैं कि तू हटा ये पहले हाथ, लेकिन मेरे मुँह से उतना तेज़ी से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि मैं चिल्ला दूँ, चीख दूँ, उसका मुंह फोड़ दूँ। नहीं 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 नहीं। और मैं जब उसको बोल रही थी कि ये क्या है वो क्या है, मैंने गालियाँ दी तेरी माँ की, ये सब इससे सब कुछ बोला कि कितनी हरामी हो तुम, ये वो करके। तो वो क्या बोला ये सब नॉर्मल है। अरे भाई तेरे लिए नॉर्मल है, मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। मैं चिल्ला रही थी, मैं बोल रही थी कि भाई तू गलत कर रहा है, या फिर मैं वैसी नहीं हूँ, या फिर तेरे दिमाग में जो खुरापात चला सब गलत है। लेकिन मैं उतनी तेज से बोल नहीं पा रही थी, मैं बोलने से ज़्यादा मैं रो रही थी, मेरी वॉइस एकदम रोने वाली थी, मेरी आंखें भर गई थी। और उस टाइम मैं उसको कम गलत बोल के मैं खुद को कोस रही थी कि मेरी गलती है, मैंने इससे क्यों कहा कि कैब में कर चलते हैं, ये गलत बात है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने क्यों किया ऐसा, मैंने क्यों किया, मैं खुद को कोस रही हूँ। और जो ऑटो वाले भैया हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं।
गाना चलाए बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, और शायद उनको सुनाई भी ना दे क्योंकि मेरी आवाज़ ही इतनी स्लो निकल रही थी। मैं गुस्सा कर ही नहीं पा रही थी। मैं गुस्सा कर भी रही थी, खुद को गुस्सा कर रही थी, खुद पे गुस्सा कर रही थी। मेरी आवाज़ ही इतनी स्लो निकल रहा था कि कोई भी नहीं ध्यान देगा। इसके बाद वो बीच में उतर गया। मैंने उसको बोला भाई तू निकल। ऑटो वाले के लास्ट में जब मैं पैसे देने लगी, फिर मैं उसको बता रही हूँ कि भैया ऐसे ऐसे बात हुई। फिर ऑटो वाले भैया बोलते तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हारे लिए लड़ता। और दूसरी बात, कभी भी किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए कि तुम भी चलो कैब में मेरे साथ। अगर तुमने कैब किया तो तुम कैब में जाओ, क्यों किसी को लेकर आना। किसी भी अनजान आदमी को, लड़के को कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। वो मुस्लिम अंकल थे, लेकिन बहुत ही अच्छे से उन्होंने बात की। लग ही नहीं रहा था कि वो इतना ज़्यादा प्रोटेक्टर होंगे और इतना ज़्यादा फेवरिंग करेंगे। बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। इसके बाद मैं बैंड स्टैंड आ गई। मैं पेड़ के नीचे बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैंने क्या किया। मेरा दिमाग खराब। हाँ, मैं कॉपी निकालती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं सारा इंसिडेंट लिख देती हूँ ताकि मेरे दिमाग से निकल जाए। नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है। मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ और मैं उसको बताती हूँ ये हुआ। और मैं यहाँ पर भी अपनी पूरी गलती नहीं बताती कि मैंने उसको बोला था कि ओला पे चलते हैं। मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने ये गलती की है, मुझसे ये गलती हुआ। मैं ट्रस्ट लोगों पे जल्दी से कर लेती हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कौन सही कौन गलत है, कितना गलत है। मैं बहुत जल्दी भरोसा करती हूँ और मुझे लगता है कि हर कोई बहुत अच्छा इंसान है, कोई क्यों मेरे साथ गलत करेगा, क्योंकि मैं किसी के लिए गलत नहीं कर रही हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी वहाँ पे। मैंने अपने दोस्त से बता रही हूँ कि ये हुआ, लेकिन मैं ये नहीं बता रही कि मैंने बोला कि कैब करते हैं। मैंने बोला कि आधा पैसे तू दे, आधा पैसे मैं देती हूँ। मैंने नहीं बताया उसको क्योंकि मुझे पता था वो फिर मेरे ऊपर चिल्लाती कि अर्चना गलत बात है, ऐसा कौन करता है। वो मुझे तसल्ली दिला रही थी कि देखो कोई बात नहीं, होता है, भूल जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो लड़का ही हरामी था, उसमें ही प्रॉब्लम है ना। मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रही। इसके बाद मैंने दूसरे दोस्त को कॉल लगाया। मैंने उसको सारी बातें बताई। यहाँ पर भी मैं अपनी बातें छुपा रही हूँ कि मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या गलती की है मैं बताऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ गलती की हूँ। लेकिन सामने वाला भी फिर मुझे बोलेगा तुम अर्चना गलत हो, और मुझे ये नहीं सुनना था कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा। अपने दोस्त को कॉल लगाती हूँ जो आसपास में ही रहता था बैंड स्टैंड के। मैंने उसको बोला कि मैं बैंड स्टैंड पे हूँ, क्या तुम आ सकते हो। उसने बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो उसने बोला मेरे को तुम गई, मुझे बताई क्यों नहीं, हम लोग साथ में चलते हैं, और भी 2 लोग साथ में आते ना, सब लोग मिलके घूमते। नहीं, मुझे तो अकेले घूमना था, मुझे कंटेंट लिखना था, मुझे सोचना था, मुझे ऑब्जर्व करना था। मैंने उसको बोला पहले तुम आ जाओ, इसके बाद हम बात करते हैं। वो बंदा आया। उस बंदे के सामने मैं सच में और भी ज़्यादा नर्वस हो गई कि मैं इसको पूरी बात नहीं बताऊंगी, मैं इसको थोड़ा ही बताऊंगी, मैं अपनी गलती नहीं बताऊंगी। नहीं तो ये बंदा बोलेगा कि अर्चना तुम मुंबई में रहती, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम कैसे इतनी ईजिली किसी पे पर ट्रस्ट कर सकती हो। मैंने उसको आधी बात बताई, आधी बात नहीं बताई। मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैंने उसको ऑफ़र किया था कि चलो कैब करते हैं पैसा बचाने के लिए। फिर क्या हुआ, उसने मेरे को समझाया कि अर्चना कोई बात नहीं, ऐसा होता है कोई बात, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। 2 घंटे तक वो मुझे समझाता रहा, ढेरों सारे एग्जाम्पल देता रहा कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा होता है, कैसी हिम्मत हुई, ये सब कुछ समझाता रहा। मेरे दिमाग में बस वो चलता रहा। मैं कुछ देर के लिए खुद को माफ़ कर पाई क्योंकि मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट किया। वहाँ पे बैंड स्टैंड में एक लड़का जो गोल्ड पूरा रहता है और वो एक ही पोजीशन में 1 घंटे तक खड़ा था। मेरा दिमाग उस पर गया, अरे वाह, लोग उसको डोनेट कर रहे हो, लोग उसको पैसे दे रहे हैं बस उसके उस पोजीशन के लिए, उस पोस्चर के लिए। सच में वो पोस्चर बहुत ही यूनिक था और कंटिन्यू 1 घंटा सेम पोजीशन में रहना भी बहुत बड़ी बात थी। लोग उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, मैं उसको देख रही हूँ, मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ। यस, ये कट्स होना चाहिए पब्लिक के सामने, जो मेरे अंदर होना चाहिए। फिर मैं ढेर सारा प्लानिंग बनाती हूँ, अपने दोस्त को बताती हूँ कि देखो मेरा ऐसा ऐसा प्लानिंग है, मैं वो बोर्ड लेकर खड़ी होगी और इसमें दिखूंगी ऐसा ऐसा, ताकि मैं फेमस हो जाऊँ, मैं वायरल हो जाऊँ। हाँ, मेरे दिमाग में ये सब खुरापात चलते हैं। ये सब मैं कर ही रही थी। फिर एक कुल्फी वाले भैया हैं, कुल्फी वाले भैया ने मेरी भरपूर तारीफ की, मेरी खूबसूरती की तारीफ कर दी गलती से। फिर क्या था, एक तो मैं पैसे के चलते ये सब झेल कर आई हूँ कि उसने मेरे साथ गलत किया, मैंने खुद के साथ गलत किया। अब मैं पैसे का तो मुंह नहीं देखूंगी, मेरे दिमाग में ये था। और उस अंकल ने मुझे 40 रुपये की जगह पे 80 रुपये का आइसक्रीम दिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने झट से निकाल के दे दिया। अंकल ले जाओ, खुश रहो। मेरा दोस्त और उसके साथ में एक लड़की और आई थी, वो उसने बोला कि अर्चना गलत बात है, ऐसे नहीं करते हैं। मैंने बोला नहीं यार, पैसे के जाने दो, पैसे के जाने दो, खुशी मिलनी चाहिए। मैं उसको कैसे बताऊँ कि मैं पैसे के चलते ही ये सब फेस कर रही हूँ, पैसे के चलते ही मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया है, पैसे के चलते ही, क्योंकि मेरे दिमाग में कंजूसी चल रही थी कि मैं 40 रुपये बचा लूँगी। और फिर मैंने उसी टाइम पे आइसक्रीम वाले भैया को दे दिया 80 रुपये। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैंने गलती की पैसे के चक्कर में। मैं पैसे बचाना चाह रही थी, इसके लिए मैंने उसको ऑफर किया कि भाई अपन कैब में चलते हैं। और मुझे पता था कैब यहाँ का कार नहीं होता है, ऑटो होगा जिसमें दोनों तरफ से साइड खुले हुए हैं, तो मैं क्यों डरूँ, मेरा ये था ओपिनियन। और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि बंदा तो अच्छा है,
कि क्या ही कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, जो भोदू दिखता है वो भोदू नहीं होता, वो और भी ज़्यादा हरामी होता है। मैंने ये सीखा। इसके बाद मेरी मम्मी का कॉल आया। मम्मी बोली बेटा आ जाओ घर, लेट हो रहा है, कहाँ पे हो। भाई ने भी कॉल किया कि आ जाओ घर। मुझे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जैसे मैं ट्रेन में बैठूंगी फिर मेरा दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। हाँ, मैं क्यों ऐसी हूँ, मैं क्यों ट्रस्ट कर लेती हूँ इतनी जल्दी, मैं कैसे लोगों को सही वाला सर्टिफिकेट दे देती हूँ, नहीं सामने वाला बंदा सही है। मैंने बोला ठीक है मम्मी मैं आ रही हूँ, टेंशन मत लो। मम्मी ने 8 बजे फ़ोन किया था और मैं निकलती हूँ वहाँ से 9 बजे। इसके बाद फिर मैं कैब करती हूँ। अब मुझे पैसे नहीं बचाने हैं। क्यों? क्योंकि मेरी सबसे बड़ी गलती हो चुकी है। अब मैं कैब करती हूँ। इसको कहते हैं मंदबुद्धि। अब मेरे साथ में एक लड़का है, एक लड़की है, इसके बाद भी मैं कैब करती हूँ। सोचो, जहाँ कैब करना था, जहाँ मैं अकेली थी वहाँ मैंने कैब नहीं किया, अब मैं कैब करती हूँ। मैं कैब से स्टेशन तक आती हूँ। इसके बाद मैंने पकड़ा ट्रेन और ट्रेन से मैं पहुँची अपने घर। पूरे सफ़र में मेरे दिमाग में चल रहा था कि अर्चना तुम गलत हो, तुमने गलत किया है, तुम्हारी गलती है, उस लड़की की कोई गलती नहीं। तुमने अपनी तरफ से क्यों अप्रोच किया, तुमने अपनी तरफ से क्यों उसको बोला कि हम लोग करते हैं। मेरी पूरे रास्ते मेरे दिमाग में ये चलता रहा कि मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया है। इसके बाद मैं घर पे आती हूँ, मम्मी मेरे को चिल्लाती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। इतना रात हो गया, तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी, तुम्हें पागल हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें कोई बोलता नहीं है। मैं चुपचाप सुन रही हूँ, मेरा मुँह एकदम बना हुआ है। वही कहते ना कि मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि मम्मी भी तुम भी बोलो, क्योंकि मैं गलत हूँ, मैंने गलती की है, मुझे पता होता है। मैं पता नहीं कैसे सब पे ट्रस्ट कर लेती हूँ। मैं खुद पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रही हूँ। मेरी माँ को कुछ नहीं पता है। खाना भी नहीं खाया जा रहा मेरे से। मम्मी खाना ला के रखी, मैं खा नहीं पा रही हूँ। और खाना खाने के बाद मैं फ़ोन चला रही हूँ ताकि मेरे दिमाग में वो थॉट्स ना आए कि ये ना आए कि मैंने गलत किया या फिर मेरी गलती थी, उस बंदी की कोई गलती नहीं थी, उसने ऐसा किया। क्योंकि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बस मुझे इस बात से फ़र्क पड़ रहा था कि मैंने क्यों ऐसा किया। हर एक चीज़ को लेकर मैं अपने आप को गलत ठहराती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरा डिसीजन ये होता तो ये चीज़ ना होती। ये प्रॉब्लम है मेरी। मैं अपनी थॉट्स को रोकने के लिए स्क्रॉल पे स्क्रॉल किए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं याद करना उस पल को। वो इंसिडेंट मेरे दिमाग में कम से कम चलते रहे 2 से 3 दिन और मैं खुद को माफ़ करती रही। अब तो मैं उस चीज़ को भूल चुकी हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखा, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हर लड़का अच्छा नहीं होता है। हाँ,